अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रू क्राइम सीरीज़ में आपको फिर से खुश आमदीद। आज की कहानी सुन के आपका दिल दहल जाएगा। ये कहानी है ओइशा रहमान की, जिसका कत्ल हुआ था और पूरे बांग्लादेश को इस कत्ल ने हिला कर रख दिया। 16 अगस्त 2013 ढाका के अंदर दिन निकला हुआ था और ईद को चंद दिन ही हुए थे गुजरे हुए। ढाका के गुलशन एरिया से पुलिस को एक कॉल आई और उस कॉल में उसने क्या कहा? उसने कहा कि हमें एक अपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। पुलिस जब उस अपार्टमेंट के अंदर घुसी तो पुलिस के होश ही उड़ गए। क्यों? क्योंकि उधर उन्होंने दो लाशें देखी, एक मर्द की और एक औरत की। दोनों पे चाकू के गहरे जख्म थे और पूरे अपार्टमेंट में खून फैला हुआ था। मर्द का नाम था महफूजा रहमान, जो बांग्लादेश पुलिस में एक इंस्पेक्टर था, और दूसरी लाश जो थी वो उसकी बीवी की थी, जिसका नाम सपना रहमान था, और इन दोनों की एक 17 साल बेटी थी जिसका नाम ओइशा रहमान था। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उनकी बेटी ओइशा रहमान घर से गायब थी और पुलिस ने एकदम सर्च वारंट शुरू कर दिया। पुलिस ने उस अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू कर दी और पुलिस ने जैसे ही वो फुटेज देखी तो ये केस जो है वो एकदम साफ हो गया। पुलिस ने देखा कि ओइशा ईद के दूसरे दिन ही अपने उस अपार्टमेंट से निकली और हाथ में एक हैंड बैग था। पुलिस ने तो सर्च वारंट शुरू कर दिया, लेकिन ओइशा कहाँ मिली थी? ओइशा अपने स्कूल स्टूडेंट्स के साथ हॉस्टल में छुपी हुई थी और वहां से पुलिस ने उसको पकड़ा। और जब ओइशा से पुलिस ने उसके वालिद के बारे में पूछा तो एक ठंडे लहजे में ओइशा ने पुलिस को बताया कि वो दोनों अब नहीं रहे, और ये जवाब ढाका पुलिस के लिए बहुत ही हैरान कुन था। पूरे बांग्लादेश न्यूज़ चैनल्स पर यही केस चलता रहा और इस केस की लाइव कवरेज होती रही। ओइशा को जब मीडिया के सामने लेके जाया गया तो ओइशा का लहजा बिल्कुल ठंडा था और चेहरे पर भी मुस्कान थी। और तब ओइशा ने मीडिया के सामने और पूरी दुनिया के सामने ये कबूला और उसने कहा कि वो दोनों मुझे बॉन्ड रखते थे, मुझे ज़्यादा आज़ादी नहीं देते थे। इस वजह से उसने उन दोनों को, मतलब अपने दोनों माँ बाप को मार दिया। पुलिस ने जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तो ये पता चला कि ओइशा ड्रग्स यूज़ करती थी, एलएसडी और याबा, जो एक ड्रग बांग्लादेश में बहुत मशहूर है। उसके वालिद ने उसको रिहैब भेजने की पूरी कोशिश कर ली थी और यही बात उसके लिए नफरत का सबब बनी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि रात को जब उसके पेरेंट्स सो रहे थे तो ओइशा किचन में गई, वहां से चाकू लिया और पहला वार अपनी माँ सपना के ऊपर किया और वो वार 2-3 दफ़ा करती रही। जब उसके वालिद ने आवाज़ सुनी तो उसके वालिद एकदम भागते हुए आए और जैसे ही भागते हुए आए अपने वालिद के ऊपर भी वार कर दिया चाकुओं से। इस जुर्म के बाद ओइशा ने दोनों बॉडीज को टॉयलेट के अंदर बंद किया, अपने हैंड वॉश किए और अपना बैग उठाया और वो उस अपार्टमेंट से निकल गई, जो मैंने पहले बताया कि सीसीटीवी फुटेज में नजर भी आया था। इस केस ने पूरे बांग्लादेश को हिला कर रख दिया। लोग कहने लगे माँ बाप ने अपनी बेटी के लिए इतना कुछ किया, उसी बेटी ने ही अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया, वो भी इतनी बेरहमी से। टीवी शोज, मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया पे बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये ड्रग्स का असर था या एक पागल दिमाग की सोची समझी साजिश थी? कोर्ट में जब ट्रायल शुरू हुआ तो ओइशा ने अपना बयान बदल दिया और ओइशा ने कहा कि उसने कत्ल ही नहीं किया। उसने कहा कि उसके पेरेंट्स को किसी और ने मारा है और जिसने मारा है उन लोगों ने इसको भी धमकाया था। लेकिन दोस्तों, फॉरेंसिक रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। एविडेंस जब सामने आए तो चाकू पे फिंगरप्रिंट्स के निशान ओइशा के ही थे और जब बाथरूम में ओइशा ने अपने पेरेंट्स को बंद किया था तो बाथरूम डोर के ऊपर भी ओइशा के हाथों के निशान थे। 2015 में ढाका मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने जो है वो डेथ सेंटेंस सुना दी ओइशा को, और तब बांग्लादेश की हिस्ट्री में पहली दफ़ा किसी स्टूडेंट को अपने माँ बाप के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत मिली थी। ये खबर कोर्ट से बाहर जैसे ही आई
तो लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोगों ने कहा कि ओइशा को सही सज़ा मिली क्योंकि उसने अपने माँ बाप का कत्ल किया है और उसको सज़ाए मौत ही होनी चाहिए थी। लेकिन दूसरे लोगों ने कहा कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उसको इलाज की ज़रूरत है, मौत की नहीं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस केस के ऊपर नज़र डाली और उन्होंने कोर्ट से अपील की कि इसका इलाज होना चाहिए क्योंकि इसका मेंटल जो है वो अभी ठीक नहीं है। 2019 में बांग्लादेश कोर्ट ने डेथ सेंटेंस हटा के लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी ओइशा को। अब ओइशा रहमान जो है वो एक वुमेन सेल के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रही है और कहने में ये आता है कि सारी ज़िंदगी अब वो उधर ही गुजारेगी जब तक उसको मौत नहीं आती। दोस्तों, जेल में जो स्टाफ रहता है उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि ओइशा अब कुरान पढ़ती है डेली, खुद कुरान को लिखती भी है और वो बहुत ही अपने ऊपर जो है परेशान है कि उसने ये कत्ल क्यों किया और उसके हाथ से ये क्या हो गया। जेल में जब वो रह रही थी तो उसने एक लेटर लिखा और उस लेटर में था, मैं अपने माँ बाप की मौत का दर्द कभी नहीं भूल सकती। अगर वक्त वापस आ जाए तो मैं उनके पैर पकड़ के चूमूंगी और उनसे माफ़ी मांगूंगी। ये एक कत्ल की कहानी नहीं थी बल्कि नई जनरेशन की मसाइल की मिसाल थी। उसने अपनी सज़ा जो है वो पूरी कर ली है, तो कोर्ट को चाहिए कि उसकी मेडिकेशन के ऊपर तवज्जो दे और नई रिपोर्ट्स का इंतज़ार करें। ये केस दोबारा रीओपन होना चाहिए और उसको सज़ा से हटाना चाहिए। उसको अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। अगर उसने ड्रग्स के अंदर रहकर कत्ल किया और उसको अगर कुछ याद नहीं है, नहीं पता है, लेकिन अगर उसने जानबूझकर किया है तो फिर तो उसकी सज़ा बनती है। लेकिन अगर उसने जानबूझकर नहीं किया तो फिर उसको लाइफ सेंटेंस से हटा देना चाहिए और एक लास्ट वार्निंग देनी चाहिए और रीहैब के अंदर उसको एडमिट करना चाहिए। ड्रग्स, प्रेशर और पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स ने एक मासूम लड़की को कातिल बना दिया और ये क्या कम सज़ा है कि उसके लिए कि उसने अपने पेरेंट्स को खुद ही मार दिया। बांग्लादेश के लोगों के लिए ये एक वेकअप कॉल थी कि अपने बच्चों को अंडरस्टैंड किया जाए, उनकी बातें बैठ के सुनी जाए, ये नहीं कि उनके ऊपर सिर्फ ऑर्डर्स चलाए जाए। ओइशा रहमान का केस जो है वो बांग्लादेश की ट्रू क्राइम केसेस में सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता है अभी भी और वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल केसेस में से एक है। एक बेटी जिसने अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया और एक मुल्क जिसे ये सवाल सताता रहता है, कत्ल किसने किया, ओइशा ने या सोसाइटी ने। ये ट्रू क्राइम स्टोरी अब यहाँ पर एंड होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। आप गूगल पे लिख के इसको सर्च भी कर सकते हैं फर्दर रेफरेंसेस के लिए। आप बताइए कि कौन कौन से मुल्क से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अपनी स्टोरी भी या अपनी स्टोरी का टाइटल भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।